नमस्कार। संभवतः बिहार पुलिस नख से लेकर के शिख तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। संभवतः बिहार पुलिस पूरे देश की सबसे बदनाम पुलिस में से एक है। संभवतः बिहार पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी ही बिहार में फेल हो रही शराबबंदी के लिए जिम्मेदार हैं। संभवतः बिहार पुलिस के अधिकारी अपनी जमीर तो क्या, सही दाम लगने पर वर्दी भी बेचने के लिए बाजार में बैठने को तैयार है। संभवतः बिहार पुलिस की अघोषित परिभाषा ही अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार, घूसखोरी और बेईमानी है। कितनी खबरें बताई जाएं इस बात के लिए कि बिहार पुलिस कितना भ्रष्ट है, कितनी खबरें बताई जाएं इस बात को साबित करने के लिए कि बिहार पुलिस कितनी भ्रष्ट हो चुकी है। आखिर क्यों बिहार सरकार इन भ्रष्ट पुलिस वालों के ऊपर ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करती जिससे उदाहरण उपस्थित हो कि कानून के रखवाले कानून को रखैल नहीं बना सकते हैं। आखिर कब वो दिन आएगा कि पुलिस को देख करके आदमी के अंदर एक सम्मान की भावना जगेगी, न कि नफरत और डर की। याद करिए, आज से 5 साल पहले बिहार के डीजीपी ए.के. उपाध्याय का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था बिहार के 42 सरकारी विभागों में से पुलिस विभाग सबसे भ्रष्ट है। इन 5 सालों में या आने वाले 50 सालों में बिहार पुलिस न बदली है न बदलेगी। 3 स्टार वाला पकड़ा जाएगा, 2 स्टार वाले पर आरोप लगेगा और बिना स्टार वाला सजा पाएगा। और कंधे पर अशोक स्तंभ को ढोने वाले अफसर ये तय करेंगे कि इन तमाम चीजों का रेट क्या होगा। मैं इन कठोर शब्दों का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि संभवतः कोई दिन ऐसा गुजरता होगा जिस रोज ये खबर ना आए कि यहां इस पुलिस वाले ने ऐसा भ्रष्टाचार करा, कि वहां उस पुलिस वाले ने ऐसे शराब जाने दी। और अब छपरा में जेल अधीक्षक रामाधार सिंह के ऊपर तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की काली कमाई करने का आरोप लगा है। उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, काले कारनामों की लिस्ट बनाई गई और इन आरोपों की पड़ताल हुई और आज सुपरिटेंडेंट के घर पर छापेमारी की जा रही है। ये वो मौका है जब पूरे बिहार की दरोगा से लेकर के चाहे नीचे के कर्मचारी हो या ऊपर के अफसर, सभी के खिलाफ ऐसी जांच बैठाई जानी चाहिए। और मैं ये दावा हवा में नहीं कर रहा हूं, यकीन के साथ कह रहा हूं कि 5% पुलिस वाले आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जिनके ऊपर इस तरह की काली कमाई के साफ सबूत ना मिल जाए। और अगर आपको यह संख्या कम लग रही है कि इतने कम ईमानदार हैं, तो आगे देखते जाइए और आगे थोड़ा सा देखिए बिहार पुलिस को, आपको लगेगा यह संख्या भी हमने ज्यादा ही बता दी है। और यह सजेशन नहीं, चुनौती है बिहार के तमाम तथाकथित ईमानदार अफसरों के लिए कि एक बार अपने ज्यूरिसडिक्शन में आने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ जांच बैठाई जाए, जिसके बाद बाहर के अफसरों को बुलाया जाए उस जांच के लिए। और अगर बिहार पुलिस के अधिकारियों में इतनी हिम्मत है कि वो एक ईमानदार इन्वेस्टिगेशन का सामना कर सकते हैं, तो उन्हें खुद कदम उठाना चाहिए। अन्यथा एक बार नहीं 1000 बार कहा जाएगा कि बिहार पुलिस की कानून व्यवस्था, बिहार पुलिस कानून व्यवस्था के नाम पर एक धब्बा है। खबर क्या है आपको यह बताते हैं जनता जंक्शन शो में। निगरानी विभाग के अनुसार जेल सुपरिटेंडेंट रामाधर सिंह के ऊपर आय से 1.21 करोड़ रुपए की अधिक की काली कमाई करने का गंभीर आरोप लगा था। इनके बारे में कई बार शिकायतें थी काले कारनामों के बारे में। इसके बाद एक एफआईआर, एक शिकायत एक के बाद एक शिकायत मिली, फिर निगरानी टीम एक्टिव हो गई, जिसके बाद इंटरनल तरीके से सुपरिटेंडेंट पे लगे आरोपों की पड़ताल हुई, उसके बारे में ठोस सबूत जुटाए गए, जिसके बाद 23 दिसंबर को एफआईआर नंबर 55/2021 में दर्ज किया गया। और यहां एक चीज बता देना जरूरी है कि यह नीचे के पुलिस अफसरों पर अक्सर कार्रवाई होती है, यहां पर अक्सर उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, लेकिन यह भी सच है कि थाना स्तर पर पुलिस वालों को उनके ऊपरी अधिकारियों और सरकार की तरफ से तनिक भी सहयोग भी नहीं मिलता है। वो खबरें हमने देखी हैं जब बाढ़ में पुलिस वालों ने घुटने भरे पानी के बीच में चौकी पर अपनी ड्यूटी दी है। हमने अपराधियों का एनकाउंटर करने वाली पुलिस देखी है जिसने आम लोगों की सुरक्षा तय की है। हमने पटना में ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए पुलिस वालों को योगदान को देखा है। हमने कोरोना के टाइम में पुलिस वालों को अपनी जान की परवाह किए बिना जनहित में काम करते देखा है, जिसके लिए हम पुलिस का सम्मान करते हैं। लेकिन जब उन्हीं में से निकले हुए लोग भ्रष्टाचार करते हैं, जब एक साथ 600 से ज्यादा पुलिस वालों पर कार्यवाही होती है इसलिए कि वो शराबबंदी के खिलाफ काम कर रहे थे, वो भ्रष्टाचार कर रहे थे, लापरवाही कर रहे थे, तो यह सवाल खड़ा होता है कि चंद ईमानदार पुलिस वालों की आड़ में पूरी बिहार पुलिस अपने भ्रष्टाचार को कैसे छुपा सकती है। माफिया के साथ उठते बैठते पुलिस कब माफिया के साथ बैठने लगी, यह सवाल गंभीर है। सवाल यह भी गंभीर है कि जब शराबबंदी के लिए बिहार का मुख्यमंत्री 6 साल से तमाम आलोचनाओं के बावजूद अपने फैसले पर अडिग है, चाहे उसकी सरकार चली जाए, तो कैसे शराबबंदी को फेल करने के लिए पुलिस वालों के नाम सामने आ सकते हैं। चंद रोज पहले खबर आई थी कि एक महिला को इंस्पेक्टर फोन करके कहता है
है कि 50,000 दे दो, नहीं तो शराब के मामले में पूरा परिवार फंस जाएगा। हमने जेल से आई वो तस्वीरें भी देखी है जहां पुलिस वाले गुंडों और अपराधियों को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। लेकिन यहां पर एक चीज नोट करनी जरूरी है कि यह किसी हवलदार या दरोगा की अपनी मर्जी नहीं होती है, उसके पास इतनी ताकत नहीं होती है कि वो एक अपराधी को ऐसा ट्रीटमेंट दे दे। वो उस अपराधी की सेवा करे जिसको उसने चंद रोज पहले मार पीट करके, अपनी जान पर खेल करके, अपनी जीप में लाद करके दरवाजे के अंदर बंद किया था, लॉकअप के अंदर बंद किया था। सीनियर अधिकारियों का दबाव और भ्रष्टाचार करने का दबाव उन छोटे पुलिस वालों पर बनाया जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों भ्रष्टाचार में सिर्फ छोटे पुलिस वालों का नाम सामने आता है, जिनका रुतबा और पद बिहार में हजारों की संख्या में है? इसकी वजह यही है कि इन हजारों पुलिस वालों को आदेश देने वाले चंद कुर्सी पर बैठे अधिकारी और नेता अपने निजी संबंधों और निजी भ्रष्टाचार को इन पर थोप करके इसे एक सामूहिक भ्रष्टाचार बना देते हैं और सबका मुंह बंद कर देते हैं। और चाहे न चाहे इन अफसरों को, इन छोटे पुलिस वालों को, इन हवलदारों को इसका हिस्सा बनना पड़ता है। हम उन हेडलाइंस को कभी नहीं भूलेंगे जिसमें साफ साफ लिखा था कि शराबबंदी में कोताही हो रही है और भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके लिए 644 पुलिस अफसरों पर कार्यवाही की गई। लेकिन उसके साथ साथ हम ये हेडलाइन भी नहीं भूल सकते हैं कि जब लिखा गया कि जूनियर अफसरों से डीआईजी वसूली करते थे, वो वसूली का पैसा कहां से आएगा? उस जूनियर अफसर को अपने डीआईजी को देना पड़ेगा कट, नहीं तो उनका ट्रांसफर किसी औने पौने जगह कर दिया जाएगा, कोई इंटरनल झूठी जांच बैठा दी जाएगी और कुछ नहीं किया जाएगा तो लाइन हाजिर कर दिया जाएगा। और यह खबर नहीं, सच्चाई है। ईओयू अपनी रिपोर्ट में कितनी बार बता चुकी है कि भ्रष्टाचार की जड़ पुलिस महकमे की जड़ में नहीं है, जड़ में नहीं है जहां पर छोटे लोग बैठते हैं, जहां छोटे अफसर और पुलिस के हवलदार बैठते हैं, बल्कि उसकी जड़ ऊंचाई पर है जहां सिर्फ बड़ी चिड़िया बैठती है, क्योंकि उन पर कार्यवाही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब, उनके पास सारे लोगों की रिपोर्ट जाती है, अपने ही समकक्षों की रिपोर्ट जाती है। एक आईजी करेगा दूसरे आईजी के पास चली जाएगी, एक एडिशनल आईजी करेगा दूसरे एडिशनल आईजी के पास चली जाएगी, और सबको पता है कि अगर आज उस वाले अफसर की बारी है तो कल हमारी भी बारी आएगी। और चोर चोर मौसेरे भाई बन करके उनको यह पता होता है कि सामने वही लोग खड़े होंगे कल को जिनके खिलाफ आज हम जांच करेंगे, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, और दोनों एक दूसरे को बचाने के चक्कर में छोटे छोटे कर्मचारियों को पीस देते हैं। आज ऐसी तमाम खबरें हमारे सामने आ रही हैं जहां पुलिस महकमे की तमाम सच्चाइयां सामने हमारे निकल करके आ रही हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे कानून व्यवस्था को बनाने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, गलत कामों को रोकने के लिए, जनता को सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए पुलिस को बनाया गया है। पुलिस मतलब ही होता है कि वो पुलिसिंग करेगी, वो सब चीजें सिस्टम से रखेगी, कुछ भी गलत नहीं होगा। और जबकि बिहार में या देश के किसी भी हिस्से में किसी रोज ऐसी खबर से अखबार सूना नहीं होता है जिस रोज पुलिस वालों पर भ्रष्टाचार के आरोप ना लगे। और ये जो अभी रामाधार सिंह के ऊपर जांच चल रही है, उसकी जांच अभी भी चल रही है, अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। अभी 1.5 करोड़ के आसपास का आंकड़ा आया है जो कि जाहिर तौर पर दिख रहा है। उस 1.5 का हमेशा कहा जाता है कि पुलिस जितना माल पकड़ती है उसका 20% ही दिखाती है। 20% लगा लीजिए, हिसाब आपको खुद मिल जाएगा। अभी इसके बारे में पूरी रिपोर्ट आनी बाकी है। देखने वाली बात होगी कि कितने और लोगों का नाम सामने आएगा, क्योंकि कोई अकेले जेल सुपरिटेंडेंट इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। इतने पैसे कमाने के लिए उसे ज्यादा पैसे कमाने वालों का साथ चाहिए होगा। क्या राय है आपकी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को जरूर शेयर करें अगर पुलिस से आपकी भी ऐसी ही कुछ शिकायत है और पुलिस से आपकी उम्मीदें कुछ और हैं। आज की बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं दिन के इन शॉर्ट की तरफ। पहली खबर उत्तर प्रदेश से। कोरोना के नए वेरिएंट की भयावहता को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को सलाह दी थी बीते दिनों कि आगामी यूपी चुनाव टाल दिए जाएं और चुनावी रैलियों पर बैन लगे। अब चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट के सुझाव पर जवाब दिया है। आयोग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में हालात का जायजा लेने के लिए अगले हफ्ते चुनाव आयोग की टीम जाएगी। टीम मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुशील चंद्रा ने विधानसभा के चुनाव के बारे में सर्वे करने के लिए बना दी है और चुनाव टालने के बारे में उन्होंने कहा कि हम अगले हफ्ते उत्तर प्रदेश जाएंगे, हालात का जायजा लेने के बाद उचित फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा एक खबर पंजाब से। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज चंडीगढ़ के पंजाब भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, लोगों से बात करी। इस दौरान उन्होंने माना कि कपूरथला में बेअदबी के आरोप में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, जो कि गलत है। इस मामले में अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बेअदबी की गई थी और अब अपडेट आ रही है कि बेअदबी का नहीं आरोप है। मामले की जांच की जा रही है, प्राथमिकी में संशोधन कर दिया गया है, अब हत्या की एफआईआर दर्ज की जाएगी। सीएम के बयान के बाद कपूरथला पुलिस हरकत में आई और गुरुद्वारे के मुख्य प्रबंधक अमरजीत सिंह समेत 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया। इसके अलावा एक खबर मध्य प्रदेश से, जहां खंडवा के एक प्राइवेट स्कूल ने प्रश्न पत्र ऐसा बना दिया और ऐसा सवाल पूछ लिया कि उसे पढ़कर सभी लोग चौंक गए। दरअसल कक्षा 6ठी के बच्चों के टर्म एग्जाम में करीना कपूर के बेटे का नाम पूछ लिया गया। जब प्रश्न पत्र पालक शिक्षक संघ तक पहुंचा तो उन्होंने आपत्ति जताई और शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों सहित
जिला प्रशासन से शिकायत की है। यह सवाल पूछा जाना चाहिए और लंबे वक्त तक पूछा जाना चाहिए कि जब 6वीं क्लास से बच्चे का मन विकसित हो रहा होता है तो ये प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों के मन में क्या भरना चाहते हैं। इसके अलावा एक खबर उत्तर प्रदेश से, जहां ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इसमें वो एक जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी पुलिस को धमकी भरे लहजे में चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। ओवैसी मंच से कह रहे हैं, मैं उन पुलिस के लोगों से कहना चाहता हूं, याद रखना मेरी बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा और हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। हम मुसलमान वक्त के तीमार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुम्हारी अंतिम को नेस्तनाबूद करेंगे और हम याद रखेंगे हालात बदलेंगे। तब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, तब कौन आएगा? हम नहीं भूलेंगे। ये धमकी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है असदुद्दीन ओवैसी, जिसमें साफ तौर पर पुलिस वालों को और उनकी नस्लों को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। मामला ये था कि उनके हिसाब से एक थाने में पुलिस वालों ने एक मुसलमान व्यक्ति को पकड़ा और उसके बाद उसकी दाढ़ी नोची थी, जिसको लेकर के असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश पुलिस को चेतावनी दे रहे थे। इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं आज के कानून की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीड़ित के मन में डर या आशंका पैदा करने के लिए अपराधी द्वारा खुले तौर पर हथियार लहराना या दिखाना IPC की धारा 397 के तहत अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त है। CJI NV रमन्ना, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के IPC की धारा 392/397 और मध्य प्रदेश डकैती और व्यापार प्रभाव क्षेत्र अधिनियम 1981 की धारा 11/13 के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा दोष सिद्धि को बरकरार रखने के आदेश की अपील पर विचार कर रही थी। राम रतन बनाम मध्य प्रदेश राज्य में पीठ ने अपीलकर्ता की धारा 392 IPC की सजा को बरकरार रखते हुए और IPC की धारा 397 और मध्य प्रदेश डकैती और व्यापार प्रभाव क्षेत्र अधिनियम 1981 की धारा 11/13 के तहत दोष सिद्धि को खारिज करते हुए अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने कहा है कि यह स्पष्ट है कि धारा 397 IPC के तहत अपराध का गठन करने के लिए हथियार के उपयोग की आवश्यकता नहीं है, कि अपराधी को वास्तव में आग्नेय अस्त्र से गोली मारनी चाहिए या चाकू या खंजर हो तो वास्तव में छुरा घोंपना चाहिए, बल्कि उसका दिखावा करना, उसे खुलेआम लहराना या पकड़कर डराना और पीड़ित के मन में भय या आशंका पैदा करना काफी है। यानी कि कोर्ट यह कह रहा है कि धारा 397 किसी के ऊपर अप्लाई करने के लिए जरूरी नहीं है कि किसी को बंदूक से मारा जाए या चाकू से मारा जाए। उसे दिखाना, डराना, उसके जरिए उसे लहराना भी 397 के तहत उस व्यक्ति को दोषी बनाता है। दूसरा पहलू भी बताया उसने। दूसरा पहलू उसने बताया यह कि यदि अपराध करने का आरोप सभी अपराधियों के खिलाफ लगाया गया है और अपराधियों में से केवल एक ने आग्नेयास्त्र या घातक हथियार का इस्तेमाल किया था, केवल ऐसे अपराधी जिसने बंदूक या घातक हथियार का इस्तेमाल किया हो, वो ही धारा 397 IPC के तहत आरोपी होने के लिए उत्तरदायी होंगे। यानी कि कोर्ट ये चीज साफ कर रही थी कि अगर एक समूह के द्वारा किसी को डराया गया और उसमें एक व्यक्ति के द्वारा ऐसा कोई हथियार प्रयुक्त किया गया है जिससे व्यक्ति के मन में डर या आशंका या भय पैदा होता है, तो केवल उस व्यक्ति के ऊपर धारा 397 लगेगा। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी साफ किया कि धारा 397 हर उस व्यक्ति पर लगेगा जो अपने चाहे लाइसेंसी हथियार हो या इलीगल हथियार हो, चाकू हो, कोई भी हथियार अगर किसी के मन में डर पैदा करने के लिए कर रहा है तो उसके ऊपर धारा 397 लगाई जाएगी। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत। सुकरात कहते हैं, जिसका ईमान नहीं है वो इंसान नहीं है, ईमान ना बेचो भले ही सब कुछ बेच दो। जिसका सीधा सा मतलब आज की बड़ी खबर से है और बाकी जगहों से भी काम करने वाले लोगों से है कि अपना ईमान बचा के रखेंगे सब कुछ बचा रहेगा। अगर ईमान नहीं रहेगा तो बाकी कुछ भी आपके पास हो कोई कीमत नहीं रहती है उनकी। आगे मौज करिए। ये जनता जंक्शन शो था। अगर कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसको शेयर भी करें और यहाँ पर बात की जाने वाली सभी खबरों से आप क्या ताल्लुक रखते हैं उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और कार्यक्रम रोज 9 बजे रात को आता है, जनता जंक्शन शो। रोज इसको देखा करिए। तमाम मुद्दों पर हम बातें करते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।